मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से आज मैं आपके सामने भारत की जनतंत्र, भारत का लोकतंत्र, भारत के जनवादी अधिकार क्या हैं और उसकी हालात क्या है, इस पे डिस्कस करूँगा, इस पे चर्चा करूँगा। चर्चा करने के पहले मैं 3 महत्वपूर्ण देश के अंदर जो घटी है अभी तुरंत घटनाएं, उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ूँगा। आप सबको मालूम है दोस्तों कि दिल्ली में प्रमुख चौक चौराहों पर पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर में ये लिखा हुआ था कि आप हमारे पिताजी को पड़ने वाले वैक्सीन क्यों बेच दिया मोदी जी। वैक्सीन जो पिताजी को लगता तो कोरोना नहीं होता, अगर कोरोना होता भी तो मरते नहीं। वैक्सीन नहीं रहने के चलते बहुत बच्चों के पिताजी काल के गाल में चले गए। तो यही प्रश्न करता हुआ पोस्टर चिपकाया गया दिल्ली के शहरों में। जो वैक्सीन हमारे पिताजी को पड़ना था, उन वैक्सीनों को आपने क्यों विदेशों में बेच दिया मोदी जी, ये प्रश्न है। पोस्टर चिपकाते हुए या पुलिसिया तहकीकात के तहत लगभग 25-26 लोगों को गिरफ्तारी हुई, जिसमें बच्चे अधिक थे। बच्चे अधिक थे उसमें, स्वाभाविक है बच्चे अधिक थे, चूँकि प्रश्न ही वहाँ है मोदी जी से कि आप हमारे पिताजी को जो वैक्सीन लगना था, मतलब हमारे गार्जियन को जो वैक्सीन लगना था, वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कोरोना से अगर पीड़ित है, तो उसमें वैक्सीन लगने से जो उसके फ़ायदे होते, ये फ़ायदे मिलते उनको। आपने वैक्सीन रखा ही नहीं, जिसके वजह से हमारा जो है ये रिश्तेदार का, फादर का इंतकाल हो गया। ये प्रश्न बच्चों ने किया। दूसरा एक घटना बिहार से है। हमारे यहाँ एक पप्पू यादव, उनकी पत्नी रंजन नेता हुआ करते हैं। पप्पू यादव भी पहले सांसद रहे हैं, रंजन भी सांसद रही है। इनकी एक जाप पार्टी भी है, संगठन भी है उसके, और बिहार के अवाम के लिए संघर्ष भी करते रहते हैं, गरीबों को राहत के लिए। आपदा में, अभी कोरोना में उन्होंने एक संघर्ष किया। जो एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे कोरोना पीड़ित मरीजों को, या फिर एम्बुलेंस मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा रकम वसूली जा रही थी। इसमें कहीं से न कहीं से पता चला पप्पू यादव को कि राजीव प्रताप रूढ़ी उत्तर बिहार सारण साइड से ही आज के डेट में एमपी हैं, भाजपा के एमपी हैं। उनके हाथे में लगभग 15-20 एम्बुलेंस पड़े हुए थे। पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं, मीडिया भी होती है और जनता भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं,
और इस बात को दिखाते हैं कि देखिए ये सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है और इन गाड़ियों का इस्तेमाल इस कोरोना संक्रमण में नहीं हो रहा है, कोरोना के महामारी में इनकी इस्तेमाल नहीं हो रही है। इस बात को बड़ी पुरजोर ढंग से पप्पू यादव ने उठाया, जो जेन्युइन बात है, हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन हुई क्या? हुई उल्टी, एकदम उलट गई बातें। पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तारी में ये बताया गया कि इन पे 32 साल पुराना एक अपहरण का केस है। इस केस में जेल चले गए, अभी जेल में। तीसरी घटना मित्रों वेस्ट बंगाल से है, संभवतः वो आज की घटना है। वहां शारदा घोटाला एक कांड हुआ था। स्वाभाविक है, शारदा घोटाला कांड ममता बनर्जी के ही काल में हुआ। सीबीआई उसकी देखरेख कर रही थी। बीत गए उस घटना के लगभग 5 साल। आज हुआ ये कि ममता बनर्जी की ये अभी अभी जो नई सरकार बनी, उसके 3 मंत्री की गिरफ्तारी हो गई शारदा घोटाला में। आज गिरफ्तार किया गया सुबह सुबह। अब इस पर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के सीबीआई वेस्ट बंगाल में जो हेड ब्रांच है उसमें धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी ने बताई कि हम माने ये भाजपाई हार गए जिसका बदला ले रहे हैं। और सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम, ये तीनों घटना में एक ही जवाब है कि कानून अपना काम कर रहा है। दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। और मैं जो अपनी बात कहता हूँ तो उस बात का असर कहाँ हो, ये मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ऐसे समझिए, एक फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, दूसरा जो सरकार में बैठे हुए हैं, नियम कानून चलाते हैं, प्रशासन में हैं, वो एक्शन कर रहा है तो हम उसको सेकंड पार्टी बोलेंगे। और आप जनता हैं तो वो थर्ड पार्टी। मैं चूँकि एकदम सामना सामनी आपसे बात कर रहा हूँ, ना आप सरकार हैं और ना हम जो बोल रहे हैं वो आप हैं। आप एक जन सामान्य बुद्धिजीवी हैं, नागरिक हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन सरकार एवं उनके प्रशासन और उनके क्रियाकलाप, और थर्ड पर्सन आप हैं। अब ये बात को मैं थोड़ा सा ऐसे करके रख दूं कि चूँकि सरकार तो अपनी काम करेगी ही, अब अपनी काम करेगी तो हमें उस काम को तो देखना पड़ेगा। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे जो समझ में आती है कि वो अच्छी काम है या बुरी काम है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए ये बुरी काम है। जैसे देखिए अभी दिल्ली में बच्चों ने पोस्टर चिपकाया, उसमें एक प्रश्न किया, तो क्या ये प्रश्न नहीं होनी चाहिए हुक्मरानों से जो भारत की गद्दी पे बैठे हैं और वो आपका सेवक है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि जब गांव में कोई नेताजी चले आते हैं तो लोग हड़बड़ा जाते हैं और नेताजी के लिए जगह, कुर्सी, खटिया, चौकी छोड़ देते हैं। आइए बैठिए,
एक्चुअली होनी तो ये बात चाहिए कि हमें ये करने की ज़रूरत क्या है। हम तो इनको चुने हैं और चुनने के बाद इस पद पे आए हैं, तो जब इस पद पे ये आए हैं तो स्वाभाविक है कि ये हमारे सेवक हैं। लेकिन उल्टे हम ही डरते हैं। हमें क्यों डरना चाहिए? क्या यह बात हमारी पुरानी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता का प्रतीक नहीं है क्या? पुराने समय में जो अंग्रेजों से डरते थे पूरे भारत के लोग, अंग्रेज अफसर से जैसे डरते थे, अंग्रेज पुलिस से डरते थे, तो ऐसी ही स्थिति आज भी नहीं है क्या? अरे आज तो हम स्वतंत्र हो गए हैं। आज तो हम चुनते हैं, तब जाकर के दिल्ली से लेकर के बिहार तक की या पूरे स्टेट की, भारत में जितने स्टेट है उसमें जो हुकूमतें बनती हो तो मेरे बदौलत बनती है। तो मैं तो आंख में आंख मिला करके उससे बात करूंगा ना कि भाई आइए बैठिए और देखिए हमारे यहाँ जो है विभिन्न तरह का प्रॉब्लम है। हमारे मोहल्ले में 2000 लोग जो है पढ़े लिखे हुए हैं, मैट्रिक पास हैं और अब तक के इसमें से किसी की नौकरी नहीं हुई है। इन लोगों की नौकरी कब लगेगी, कैसे लगेगी, आप बताइए। ये देखिए हम सब लोग काम करने के लायक हैं, हमें काम दिलाइए, रोज़गार दिलाइए। ये सड़कें खराब है, ये गलियां खराब है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये तो प्रश्न एकदम सामान्य तौर पे सामान्य लोगों को करने की आवश्यकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो आपके सेवक हैं। और यहाँ हमारी जो गुलामी मानसिकता रही है, उस मानसिकता के आधार पे हम समझ लेते हैं कि वो जो है राजा है और हम उसके प्रजा हैं। अब ये ज़माना ख़त्म हो गया। डेमोक्रेसी में ये छूट मिली है, ये मुझे अधिकार मिले हैं। जो भारतीय संविधान है उस संविधान में ये अधिकार है कि मैं प्रश्न करूं, मेरा प्रश्न जेन्युइन है। तो ये बच्चों ने जो प्रश्न किया था कि भाई हमारे पिताजी की वैक्सीन आपने विदेशों में बेच दी, हमारे पिताजी बीमार हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, ये नहीं, तो एक सवाल तो बच्चों का था। अब उसमें जो है गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। अब तक के 25 बच्चों की गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव वाला मैटर, तो पप्पू यादव सवाल ही तो कर रहे थे, प्रश्न ही कर रहे थे कि ये गाड़ियां क्यों यहाँ, इस महामारी में, इस आपदा के समय में इन गाड़ियों की ज़रूरत तो हॉस्पिटलों में होनी चाहिए। अस्पताल में मरीज को ले जाना, ले आना, ये काम करने की ज़रूरत थी। तो ये हमारे हाथे में क्यों, ये राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथे में क्यों? ये प्रश्न है, एक प्रश्न है। बंगाल वाली घटना, तो बंगाल वाली घटना, वहाँ जो है चुनाव की कबड्डी खेलते खेलते बुरी तरह हार गई भाजपा। और हारने के बाद ये हमला, तो ममता जी तो ठीक ही कह रही हैं कि ये चुनावी हार का बदला है। अरे वो तो आपका एक काम चल रहा है जो सीबीआई के लोग करेंगे, तो सीबीआई को ये कैसे समझ में आ गई कि अभी अभी चुनाव हुआ है और तुरंत जो है वहाँ ये कर लिया जाए? मैंने जेन्युइन नहीं लगता है कि सीबीआई स्वतः इस काम को की है। चूँकि चुनाव आयोग, सीबीआई, आईडी, माने बहुत सारे विभाग जो स्वतंत्र कहलाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, रंजन गोगोई की बात आपने देखी, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं एक इशारे पे चलती है, सरकार के इशारे पे चलती है। या उसके बाद सरकार बड़ी मजे से कह देती है कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि देश के अंदर कोरोना की महामारी, हजारों लोग पर डे मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की कमी, दवाइयों की कमी, लाश जलाने में बहुत सारे फजीहत, गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह में बारगेनिंग,
ये सारे आपाधापी, सारी की सारी मुसीबतें झेल रहे हैं आम जनता, और इस हालत में सरकार कानून बना रही है, अपने मन से सोच रही है कि कहाँ मेरे खिलाफ कोई बात उठ रहा है। अरे भाई, आपके खिलाफ बात कहाँ उठ रहा है? आपसे सवाल करना कोई खतरनाक बात है क्या? ये सवाल नहीं किया जा सकता है। मित्रों, मैं सीधा सीधी ये कह रहा हूं कि ये एक जनवादी, लोकशाही, जनतंत्र और लोकतंत्र में दिए गए आपके अधिकारों की हत्या हो रही है। और ये शासक वर्ग देश की स्थिति चाहे जो हो, वो ऐसे ऐसे कुकर्म करते चले जाएंगे। देखिए, कहाँ गया किसानों का विद्रोह? कहाँ गया वो बैंक वालों का विद्रोह? कहाँ गया वो आंदोलन जो LIC के लोग कर रहे थे? वो छात्र नौजवान जो अभी 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया उसके विरोध में लड़ रहे थे। मजदूरों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके आंदोलन हो रहे थे। ये सब कहाँ गया? मैं आपसे साफ कहना चाहता कि जो सरकारें आती है वो सरकारें आपके अधिकारों पे हमला करती है और ये सारे हमले होते हैं। इसमें मित्रों एक बात मैं और साफ साफ कहूँगा कि चाहे भारत सरकार का विपक्षी पार्टी हो, जो सेंट्रल की विपक्षी, मूल विपक्षी पार्टी, या स्टेट में जो विपक्षी पार्टी, आप देख लीजिए जो जिस स्टेट में रहते हैं वहां का विपक्ष कौन है, सत्ता में कौन है, तो कोई तो विपक्ष में है। तो ये विपक्षी पार्टियां भी आपको नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये आंदोलन में नहीं जाना चाहती है, ये आंदोलन करना नहीं चाहती है। सवाल मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए और अपनी बात कहने के लिए कुछ सवाल कर देगी, लेकिन एक बड़े पैमाने पे जो लड़ाई होनी चाहिए, एक आंदोलन होनी चाहिए, एक संघर्ष होनी चाहिए, वो संघर्ष नहीं करना चाहते। इसलिए आप इनके बूते पे भी ना रहिए, इसलिए कि ये भी कम बिगड़े हुए ना हैं। बस ये उम्मीद और इंतजार कर रहे हैं कि इनके करतूतों के खिलाफ जनता हमारे ही पक्ष में तो आएगी। देखिए, जो सत्ता में बैठा हुआ है और इनसे मान करके चलिए कि अगर विक्षोभ इनसे होगा तो फिर किसको वोट देगी? वोट तो देना है जनता को, तो फिर हम ही को ना वोट देगी, तो फिर हम आएंगे। और जब हम आएंगे तो कुछ अलग हट के करेंगे, ऐसी कुछ बात है क्या? अलग हट करके करने का मतलब है कि देश के युवाओं को नौकरी दे देना, रोजगार दे देना। छात्र जो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर और ये बन गए, BA है, MBA है, मैट्रिकुलेट है, उन लोगों को नौकरी दे देना। बेरोजगारों को काम दे देना, कल कारखाने खुलवा देना, नई नई फैक्ट्रियां खुले, लोग उसमें इंगेज हों। बंद पड़ी हुई सारे फैक्ट्री है उसको चालू करें। ये सब चालू होगा तो तब ना नौकरी मिलेगी। लेकिन विपक्ष भी जब सरकार में जाएगी तो कहीं ना कहीं यही काम करेगी, ऐसे ही करेगी। तो मित्रों, मैं इससे अवगत करा देता हूं कि ये जो विपक्षी लोग भी हैं, ये आंदोलन आपके साथ जुट करके नहीं करना चाहेंगे। बस थोड़ा आपका धोती फट गया है ना, तो पेवन लगाने का काम करेंगे। जैसे अभी बड़े पैमाने पे हो रहा है कि कई करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन पानी देने का। अरे भाई, आज मुफ्त में राशन पानी दे दोगे, कल वो क्या करेगा? एक परमानेंट सेटलमेंट न कीजिए। आप क्यों नहीं कहते हैं कि कोरोना में जिस घर के एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, हम उसके बेटा को या उसके घर के एक वारिस को हम नौकरी देंगे? कम से कम ये भी तो कहिए।
कहाँ नीतीश जी हमारे बिहार में बोलते हैं इस तरह की बात? राहत देंगे, 2 किलो अनाज के जगह पे 3 किलो कर, भाई ये एक सिस्टम, ऐसे कर करके ये देश चलाने की एक सिस्टम है। कानून भी इसमें कुछ नहीं करता। कानून से अगर आप अर्जी की बात करेंगे तो फर्जी निकलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि न जो सत्ता में है वो और जो विपक्ष में है वो, दोनों में से कोई आपके लिए नहीं है। आपको एक तीसरा विकल्प निकालना होगा और एक ऐसी विकल्प निकालना होगा, एक ऐसी लड़ाई लड़ना होगा कि जो युगों युगों से आप पिछड़े रहे हैं, दलित रहे हैं, आपके पूर्वज दर पूर्वज मेहनत कश रहे हैं, मजदूर रहे हैं और उनका कमाई का हक ऊपर वाला लेता रहा है। इस सत्ता को, इस व्यवस्था को बदल देने की जरूरत है। आपको यहाँ कुछ सोचना पड़ेगा और इस काम को अगर ना करेंगे और सिर्फ वोट पे निर्भर रहेंगे तो समझिए कि आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतनी ही बात कहकर अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।